नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री गंगन। इस समय हमारे साथ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोते यशवंतराव अंबेडकर जी हैं। आइए इनसे हम जानते हैं कि गोरखपुर आने का क्या उद्देश्य है। जिस हिसाब से इस समय 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है, ऐसे में किस तरह से इसको देखते हैं आप, किस रूप में, और आज की जो राजनीति चल रही है देश में उसको आप किस रूप में देखते हैं? मैं भीमराव यशवंतराव अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का पोता हूँ। मैं प्रेसिडेंट हूँ बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो बाबा साहब ने निकाली थी। यहाँ धम्म क्रांति उसी संस्थे से की। मैं समता सैनिक दल, वो भी बाबा साहब ने निकाला था, उसका प्रेसिडेंट हूँ। अभी मैंने प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी की निर्मित की है 3 महीने पहले, उसका भी मैं प्रेसिडेंट हूँ। और इसके लिए मैं देश के कोने कोपरे में, राज्यों में मैं जाते रहता हूँ मेरे संस्था के लिए। इस बार मैं यूपी में आ गया, गोरखपुर में आया हूँ। तो गोरखपुर से कुछ लोगों के साथ मेरी मुलाकात है। मैं सोच रहा हूँ यूपी में जो आने वाले चुनाव है, पार्लियामेंट के चुनाव है, वो चुनाव में हमारे कुछ प्रत्याशी हम लोग खड़े करेंगे। क्योंकि हम लोग ने देखा यहाँ कि जो बाबा साहब के नाम, महापुरुषों के नाम से, मान्यवर काशीराम जी के नाम से जो पार्टियाँ चल रही है, वो अभी महापुरुषों के विचारधारा से पटरी से उतर गई। मनुवादी ताकतों से उन्होंने हाथ मिलाई गई है। इसके लिए यहाँ की जो करोड़ों की जनता है, जो बाबा साहब को मानती है, उनके लिए कोई अल्टरनेटिव पॉलिटिकल पार्टी होने की ज़रूरत है। जो पार्टी बाबा साहब ने निर्मित की है, रिपब्लिकन, वही नाम लेके हम उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में हम चुनाव लड़ेंगे। ये लड़ते समय हम लोग सेक्युलर हो, डेमोक्रेटिक हो, तो हम लोग डिवीज़न नहीं करेंगे। लेकिन जो संगठन, जो पॉलिटिकल पार्टी इंडिया गठबंधन में है, जो चाहती है इधर राजनीति का बदलाव आवे, जो सरकारें केंद्र में बैठी है उसमें बदलाव आवे, एक डेमोक्रेटिक फ्रंट यहाँ देश में आने वाले चुनाव में बैठे, चुन के आए, उस पार्टियों को सहयोग करने के लिए, मदद करने के लिए मैं इस यूपी में आया हूँ। कुछ कार्यकर्ताओं से, जो मेजर कार्यकर्ता हैं यहाँ के, उनसे मैं बात करूँगा। जो कार्यकर्ता कई सालों से ये पार्टियों के साथ काम कर रहे हैं, बाबा साहब के विचारधारों के साथ, उनकी कल बैठक है, उनसे मैं बात करूँगा। और एक यहाँ के जो वंचित समाज है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है, महापुरुषों के मानने वाला समाज है, उनको अल्टरनेटिव राजनीति की पार्टी देने का मेरा कोशिश है। देखा जाए इस समय जिस हिसाब से राजनीति चल रही है, सभी पार्टियां जो बाबा साहब के नाम को तो लेकर कहीं हर जगह इस्तेमाल करती हैं, लेकिन जहां जब बहुजन समाज की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। ये आप चीज़ भी देख रहे हैं, तो इसको आप लोग कैसे दूर करेंगे? नाम तो लोग कोई भी भजा रहा, हर पार्टियां नाम ले रही हैं, क्योंकि भीमराव अंबेडकर सबके संविधान निर्माता थे, सभी लोग सम्मान भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समाज जो है अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। आप भी देख रहे होंगे। नहीं, बाबा साहब ने जो काम किया है वो एक समाज के लिए नहीं किया है भाई। बाबा साहब की जीवनी देखी जाए तो भाई, फर्स्ट स्टेज ऑफ द बाबा साहब का लाइफ का 1940 तक बाबा साहब ने देश के वंचितों के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोगों के लिए, आदिवासियों लोगों के लिए, माइनॉरिटी के लिए काम किया। और बाद में 42 से लेके महापरिनिर्वाण दिन तक 1956 तक बाबा साहब ने देशवासियों के लिए काम किया है, वो भी जान लो। इसके लिए बाबा साहब कोई एक कम्युनिटी के नहीं रहे, तर देश के निर्माता रहे हैं। द मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया, ऐसी बाबा साहब की आज प्रतिमा उभर कर आई है। इसके लिए बाबा साहब को जो सरकार में बैठे हैं वही लोग, विपक्ष में बैठे हुए वो लोग बाबा साहब को अवॉइड, बाबा साहब की विचारधारा को अवॉइड करके जा नहीं सकते। इस तरह की प्रतिमा आज बाबा साहब की इस देश में खड़ी हुई है। इसके लिए साउथ में देखा जाए तो बाबा साहब के 125 फीट की मूर्तियाँ लगी है। तेलंगाना स्टेट में
आंध्र प्रदेश स्टेट में, ये मैं समझता हूँ कि वहाँ के लोगों को अभी समझ में आ गया कि बाबा साहब ने इस देश के लिए, यहाँ के लोगों के लिए काम किया है। इसके आदर तिथ्यार्थ ही प्रतिमा आज खड़ी हो रही है। मुंबई में, महाराष्ट्र में 300 फीट की प्रतिमा खड़ी हो जाएगी कुछ ही वर्षों में, आने वाले सालों में। यूपी की बात की जाए तो बाबा साहब के नाम पे बहुजन समाज पार्टी ने बहन कुमारी मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही, लेकिन अब जब कहीं अन्याय होता है या दलित के ऊपर या किसी भी, अभी आपने जिक्र किया था रामपुर में दलित समाज की गोली मारकर हत्या कर दी गई, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं वो लोग चुप हो जाते हैं। जो कार्यकर्ता है, जो जिलाध्यक्ष होते हैं, जो उनके पार्टी कार्यकर्ता है, वो मौके पे नहीं पहुंचते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? 4 बार मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी यहाँ मेरे को बदलाव नहीं दिख रहा है। समाज का, वंचित समाज के जो लोग हैं, बाबा साहब के मानने वाले हैं, आदिवासी है, माइनॉरिटीज़ हैं, यहाँ के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है, यहाँ में कोई बदलाव नहीं है भाई। ना सामाजिक बदलाव है, ना आर्थिक बदलाव है, ना एजुकेशनल बदलाव है। जो पार्टी सत्ते में आती है वो बदलाव, समाज में बदलाव करती है, ये उदाहरण है भाई। लेकिन ऐसा बदलाव नहीं हो गया क्योंकि वो नहीं जानते, पार्टी के लीडर्स नहीं जानते थे कि भाई ये समाज आगे निकल जाए। आज तो ऐसी स्थिति है कि बहुजन समाज पार्टी सभी पार्लियामेंट की सीट यूपी में से कॉन्टेस्ट करने जा रही है। ऐसी न्यूज़ में आज 2-4 बार ऐसी घटनाएं, ऐसी न्यूज़ छपी गई। ये मैं समझता हूँ कि ये किसी को न किसी को उसका फ़ायदा होने के लिए ये कर रही है। जब बाबा साहब की जनता, समाज के लोग आज होशियार बन गए हैं, समझते हैं भाई ये किसके लिए हो रहा है, किस पार्टी के लिए हो रहा है। आगे जाके बोलना चाहता हूँ, इसमें अपने फ़ायदे के लिए, लीडर के फ़ायदे के लिए समाज का बलि देने का ये प्रयास मुझे लग रहा है। जो मैं देखता हूं दूसरे राज्यों में जिस तरीके की घटना घटती है भाई, अन्याय, अत्याचार होते हैं, हमारे लोग खड़े होते हैं, वैसा यूपी में मुझे दिखता नहीं। ना कुछ लोग जाके वहाँ एगिटेशन भाई उन लोग को सपोर्ट करते हैं, ना कायदे की लड़ाई लड़ते हैं, ना प्रशासन को धारे पर लेते हैं। ये मुझे बड़ी आश्चर्य की बात देखता हूँ कि यहाँ के लोग खाली सत्ते के पीछे, लोगों के समस्या के पीछे नहीं है। इसके लिए मैंने जो स्पेस आज निर्मित हुई है ये उत्तर प्रदेश में, भाई समाज का कोई इशू लेके कोई खड़ा नहीं हो रहा है, विचारधारा से, पटरी से तो हट गए इन लोग। इसके लिए प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी का मैंने ऐलान किया है। कल मेरी मीटिंग कुछ कार्यकर्ताओं से साथ होगी। बाद में आने वाले समय में मैं 1-2 सीट लड़ूंगा यहाँ, और जो यहाँ के विरोधी पक्ष है, लीडर है, वहाँ से बात रखेंगे भाई हमें 1-2 सीट दे दो। रेस्ट ऑफ 80 सीट है इस उत्तर प्रदेश में, वहाँ अंबेडकर समुदाय आपको वोटिंग करेगा। इंडिया अलायंस में जाएंगे आप? मैं इंडिया अलायंस में जाऊंगा। मेरी इतनी बड़ी पार्टी नहीं है, पर मेरा लाखों में जनाधिकार है पूरे देश में। ये भी इंडिया अलायंस को मैं बताना चाहता हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद किस तरह से कार्य कर रहे हैं? वो हमेशा समाज की आवाज़ को उठाते रहते हैं। भाई उसको तो मेरी शुभकामना है, उससे तो हमारे अच्छे दोस्त के ऐसे संबंध है। उसकी तरफ से, उसके जो कैपेसिटी की तरफ से वो समाज के इशू उठाते हैं, उसको मैं धन्यवाद देता हूँ। ऐसे में समाज को, यूपी की बात कीजिए, कैसे जागरूक करेंगे? जो लोग ऐसे समाज, जैसे बहुजन समाज से दूर हो गए हैं, कुछ लोग अन्य पार्टियों में चले गए हैं, लेकिन जहाँ समाज की बात आ जाती है तो लोग आवाज़ को नहीं उठा पाते हैं। कई लोग हैं जो पार्टियाँ छोड़ के गए, वो सेकंड रैंक के लीडर जिसको कहते हैं, थर्ड रैंक के लीडर बोलते हैं, वो पार्टियाँ छोड़ के गई हैं। क्या उन्होंने देखा कि सामाजिक कम है, आर्थिक नीति आज पार्टी में चल रही है, वो उन्हें देखा नहीं जाता है, इसके लिए चुपचाप घर में बैठे हैं। वही लोगों को लेके मैं आने वाले समय में मैं मेरी पार्टी खड़ी करूँगा। वर्तमान सरकार कैसा कार्य कर रही है इस समय?
भाई वो तो असंतोष है, इसके लिए तो हम लोग बदलाव चाहते हैं भाई। केंद्र में बदलाव आना चाहिए, स्टेट में बदलाव आना चाहिए, क्योंकि मैं तो समझता हूँ पूरे देश का विचार किया जाए तो इस उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा शेड्यूल कास्ट वंचित समाज पर, माइनॉरिटीज़ पर अत्याचार ज़्यादा हो रही, और वो कम करने के लिए कुछ प्रयास यहाँ जॉइंटली प्रयास, संयुक्त पार्टियों से प्रयास होना जरूरी है। पूरे देश में देखा जाए तो डर का माहौल है भाई, और डर का माहौल है। देश के विदेशी विपक्षी नेता है, डर रहे भाई कुछ आवाज़ उठा दिया जाए तो हमें उठा के बेहद बार जेल में डाला जाए। यहाँ एक्सप्रेस किया नहीं जा सकता है, हमारी बात नहीं रख सकती है। जो फंडामेंटल राइट है संविधान में बाबा साहब ने दिया है, क्योंकि भय उसके पीछे है भाई। इसके लिए ये विचारधारा के लोग, हमें बदलाव चाहिए। ये विचारधारा के लोग को इस आने वाले इलेक्शन के, पार्लियामेंट के इलेक्शन के, इनको हरा के संविधान को मानने वाले लोगों को केंद्र में बिठाना, यही हम लोग का प्रयास होगा। ईवीएम पे भी आपने सवाल उठाए हैं। हमारी तो कई सालों से मांग है कि भाई ईवीएम हटाना चाहिए यहाँ से। कई एग्जाम्पल है, कई उदाहरण है ईवीएम के माध्यम से कि जो निर्दलीय उम्मीदवार है, तो निर्दलीय के उम्मीदवार का भी वोटिंग वो ईवीएम में दिखता नहीं। मध्य प्रदेश की कई घटनाएं, जो मध्य प्रदेश में पिछली बार स्टेट इलेक्शन हो गए, 1500 एप्लीकेशन वहाँ इलेक्शन कमिश्नर दिल्ली के पास उन लोग ने दिए हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती। इलेक्शन कमिश्नर टोटली पीएमओ ऑफिस के अंडर में काम कर रहा है। जो ईवीएम, जो इलेक्शन कमिश्नर, हाउ टू अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी थी भाई, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, विपक्षी का पार्लियामेंट का नेता होगा, रूलिंग पार्टी का हो गया। ऐसे 3 जन बैठ के हम लोग तैयार करेंगे हु इज़ द इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन वो पार्लियामेंट में फिर से उसको पार्लियामेंट के बुला के उसको ओवर रूल्ड कर दिया। सब इसके नतीजा ये है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट का आदर नहीं कर रही है, सुप्रीम कोर्ट को दबाने का काम कर रही है। इसके लिए आने वाले समय में 2024 में अप्रैल मई में इलेक्शन हो गए, ये बैलेट पेपर पर होना चाहिए। ये पूरे देशवासियों की मांग है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोगों की मांग को न्याय देना मैं समझता हूँ उचित है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से ऐसा हम लोग डायरेक्शन एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसा डायरेक्शन आवे, ऐसा जजमेंट आवे, फिर से हम लोग बैलेट पेपर पर जावे। इस तरीके के लिए हम लोग का आंदोलन पूरे देश भर में चल रहा है। तो ये जय भीम। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पोते जी ने साफ तौर पे लोकसभा चुनाव को लेकर भी बड़ी बात की। द रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पार्टी थी, उस पर ये लोग 2 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और इंडिया अलायंस से गठबंधन करने के लिए भी कयास लगाए जा रहे हैं। उनसे ये लोग अखिलेश यादव से भी बातचीत करेंगे। श्रीगंगा न्यूज़ के लिए अंकित साहनी, गोरखपुर।